डिटरमिनेंट का टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हिंदी में जिसे कहते हैं संगत तथा असंगत निकाय। मीन्स a system of equations is said to be consistent if its solutions exist। यदि किसी समीकरण निकाय का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मिनिमम वन सॉल्यूशन हो, तो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। अगर किसी समीकरण निकाय इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, उसे हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और यदि उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, मींस कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं निकल रहा है, तो उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। अगर एक या एक से अधिक एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, तो वो कंसिस्टेंट है। एंड अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और नो सॉल्यूशन। कहने का अर्थ है यदि किसी इक्वेशन से हम सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी, और अगर उसकी एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमको पढ़ना है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, उसमें यूनिक सॉल्यूशन के हमें इक्वेशंस पढ़ने हैं। हमारे पास क्लास 10th में फर्स्ट ईयर में यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैजिक सॉल्यूशन, इस तरह के हमने टॉपिक पढ़े थे 10th क्लास में। पर अब हमारे पास इस समय जो टॉपिक्स है, उसमें हमें केवल यूनिक सॉल्यूशंस वाले ही डिटरमिनेंट के टॉपिक्स पढ़ने हैं मैट्रिक्स फॉर्म से। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में संगत असंगत निकाय, इनमें जो संगत निकाय होता है उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। पर जो असंगत निकाय होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है हमें यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक में हमें यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के सॉल्यूशन को कैसे करना है, उसके प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा। भाई व्युत्क्रम ज्ञात करना है आपको रैखिक समीकरणों का। तो आपने मान लिया कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशंस होंगी, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस होंगी। तो सपोज दैट 3 इक्वेशंस हैं a1x + b1y + c1z = d1। लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन आपको पता है, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है, लीनियर इक्वेशन। देन a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये 3 लीनियर इक्वेशंस थी। इनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम एक कांस्टेंट टर्म, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो लिखते हैं हम। तो हमने a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 लिखा। उसके बाद उनके साथ जो यूज किए वेरिएबल्स हैं, उनको लिखा x y z और इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू जिसके वो इक्वल थी। आपको मल्टीप्लाई करना बताया, बोलो, आपको मल्टीप्लाई बताया था रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। अगर हम a1 का मल्टीप्लाई x + b1 मल्टीप्लाई y + c1 मल्टीप्लाई z इक्वल टू क्या चलेगा, d1, क्योंकि आपने मैट्रिक्स में कंपेयर करना पड़ा था। तो अगर हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो यही इक्वेशंस हमको मिल जाएंगी। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको a एज्यूम किया, जो वेरिएबल्स थे उन्हें x एज्यूम किया, एंड कांस्टेंट वैल्यू थी उन्हें b एज्यूम किया। देन इक्वेशन आपके पास आ गई ax = b। ax = b जो इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स फॉर्म की इक्वेशंस हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं कि क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह के स्टेप हमारे सामने आएंगे। पहले समझिए,
केस फर्स्ट, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मींस अविक्रमणीय अवयव, इसको मींस है डिटरमिनेंट डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी, जीरो की। आपने पढ़ा था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कि डेल्टा की वैल्यू एक्सपेंडेशन करने के बाद जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो जीरो के इक्वल नहीं आती, वो नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, बट जीरो नहीं आएगी। अगर जीरो आएगी तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डेल्टा ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अविक्रमणीय अवयव है, और अर्थात डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, जीरो के, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपको पता है कि हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो देन इक्वेशन 1, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन बोथ साइड। ध्यान रखिएगा, प्री मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाइंग दोनों में डिफरेंस है। मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए इनवर्स को बी के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट प्री मल्टीप्लाइंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमको यहाँ थ्योरम्स को भी ध्यान रखना है कि ए इनवर्स का इनटू ए में करेंगे तो आइडेंटिटी मिल सकता है, पर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर हम एक्स में करेंगे में तो हमें पता नहीं क्या वैल्यू निकलेगी। देखिए, अगर इस ए इनवर्स को हम इधर लिख दें ए इनवर्स, तो x का मल्टीप्लाई जब आप ए इनवर्स में करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, आपको पता ही नहीं है x की वैल्यू, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल्स हैं। उस कंडीशन के लिए यहाँ प्री मल्टीप्लाइंग लिखा है। तो देखिए a इनवर्स इनटू ax, ax इक्वल टू b था, तो a इनवर्स इनटू ax इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। फिर हमने a इनवर्स को a के साथ लिखा ब्रैकेट में इनटू x, और आपको मैंने बताया है कि जब किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। तो देखिए a इनवर्स इनटू a की जगह हमने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी। यहाँ बताया भी है कि a इनवर्स इनटू a क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अच्छा, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल में करिए, वही वेरिएबल आ जाता है। किसी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। देन आइडेंटिटी इनटू x क्या हो गया, x। देन आपको वेरिएबल की जब वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। ध्यान समझ लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म होता है ax इक्वल टू b। जब इनवर्स से हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, x इक्वल टू a इनवर्स b। a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अविक्रमणीय अवयव है, जिसमें हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड केस आता है। सेकंड केस से पहले इस फॉर्म को भी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग, मैट्रिक्स मेथड। देखिए ये लिखा है, दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। अवयव विधि, आपको क्वेश्चंस में लिखा होता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अवयव विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है इक्वेशंस को पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना होगा। आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई होगी, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे, जो वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट वैल्यू लिखी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी थी, उसे a, वेरिएबल को x एंड द कांस्टेंट इक्वल के बाद जो लिखा वो b, तो उसको ax इक्वल टू b है। वहां से हम सॉल्व करके x इक्वल टू a इनवर्स b निकालेंगे, मींस a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स निकालने का प्रोसेस आपको पता है कि पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे हम एडजॉइंट a निकालेंगे, एडजॉइंट a में डेल्टा a से डिवाइड करेंगे, देन a इनवर्स निकलेगा। अब जो a इनवर्स निकलेगा उसको अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो इसको हम अवयव विधि भी कहते हैं। सो वी गेट यूनिक सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस सिस्टम से हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मींस एक ही हल मिलेगा, एक से अधिक हल नहीं मिलेंगे। और हमारा जो टॉपिक भी है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, वो यूनिक सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हम जब भी इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक्स वाई जेड की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से अधिक नहीं मिलेगी। केस सेकंड, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मींस विक्रमणीय अवयव, इसमें डेल्टा ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो की। जब डेल्टा ए की वैल्यू जीरो की इक्वल होगी तो इनवर्स हम फाइंड कर ही नहीं सकते।
देन सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक चीज समझ लीजिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन दोनों का यूज भी इसमें होता है। आपसे पूछा जाता है कि दिखाइए कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट अगर होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन में हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू मिलती है, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू ही नहीं निकलेगी, और जब वैल्यू नहीं निकलेगी तो उसको नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स मेथड में आपने देखा कि अगर कोई भी इक्वेशंस नॉन सिंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही उसका इनवर्स संभव है, और अगर उसका इनवर्स संभव है तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगी। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? ax = b। इक्वेशंस थी, उन्हें ax = b के फॉर्म में लिया है। a था जो वेरिएबल थे उनके साथ लिए हुए कांस्टेंट वैल्यू, x वेरिएबल था और b क्या था? इक्वल टू की जो वैल्यू लिखी थी। हमको जब इनवर्स फाइंड करना होगा तो देन x = a इनवर्स b आएगा। और ये जो प्रोसेस हम पढ़े हैं इसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं, आव्यूह विधि। यहां से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और अगर नॉन सिंगुलर की जगह सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो वो इसके लिए इनवर्स हम फाइंड कर नहीं सकते। अभी जो टॉपिक को हमने पढ़ा सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से, उसको हम एक ड्रॉ के डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन ax = b। तो जो मैट्रिक्स होगी, आपको मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर्म में दी होगी, उसको हम पहले ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट डिटरमिनेंट a मीन डेल्टा a की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले आप इक्वेशंस को ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां से आपने डेल्टा a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डेल्टा a की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या होगा वो समझते हैं। इफ डेल्टा a does not equal to 0, then अगर डेल्टा a does not equal to 0 है, does not equal to 0 के मींस क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसी का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो इफ डेल्टा a does not equal to 0, then सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और आपको मैंने ये बताया था जिसका जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी का यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x = a इनवर्स b। और जो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वो किस मेथड से निकलेगा? x = a इनवर्स b के फॉर्म में। बट इफ डेल्टा a = 0 हो जाए, अगर डेल्टा a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, देन कैलकुलेट एडजॉइंट a into b। तो हम एडजॉइंट a into b की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट a into b को। अब उसमें भी दो कंडीशन हो गई, देखिए क्या है। इफ एडजॉइंट a into b does not equal to 0 हो, अगर एडजॉइंट a into b की वैल्यू 0 के इक्वल ना आए तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में यूनिक नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। देन अगर एडजॉइंट a into b does not equal to 0 है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और अगर वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो क्या होगा? या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। सेम सीधी सी सिंपल से मेथड की बात समझते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं हम ax = b फॉर्म में, वहां से डेल्टा b की वैल्यू, डेल्टा a की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल्टा a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं आती है, अगर 0 के इक्वल नहीं आती तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो x = a इनवर्स b से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर डेल्टा a की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन एडजॉइंट a into b, एडजॉइंट a into b जब हम निकालेंगे, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर डेल्टा a into b इक्वल टू 0 है तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। और उस कंडीशन में या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब हमारे पास नया टॉपिक है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसके बारे में समझते हैं। Is the system of linear equation written in matrix form ax = 0। देखिए ax = b के फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म लिखा जाता है।
कोई भी लीनियर इक्वेशंस को जिनका इनवर्स आपको फाइंड करना है और इनवर्स की हेल्प से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम ax b के फॉर्म में लिखते हैं। जब आप ax b के फॉर्म में लिखते हैं तो b की जगह यहाँ पर o लिखा है, o मींस जीरो मैट्रिक्स। तो अगर जीरो मैट्रिक्स है देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। तो वो जो इक्वेशंस होगी वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगी ऑफ लीनियर इक्वेशन in the system of linear equation written in matrix form ax o, then the given system of equation is called homogeneous system of linear equation। अगर कोई मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन ax b की जगह ax o के फॉर्म में लिखी, o है जीरो मैट्रिक, तो वो होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इन दिस केस, उस स्थिति में देखिए क्या होगा, अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये समझ लीजिए, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ax 0 है, अगर ax 0 है उस कंडीशन में जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा उस के कंडीशन पे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। हिंदी में अगर हम समझ सकते हैं, यदि कोई रैखिक समीकरण का निकाय आव्यूह रूप ax o के रूप में लिखा जाता है, तब दिए गए समीकरणों के निकाय को रैखिक समीकरणों का समघात निकाय कहते हैं। होमोजेनियस मींस समघात निकाय कहते हैं। इस स्थिति में यदि a अव्युत्क्रमणीय, लिखा है ना नॉन सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a इनवर्स विद्यमान होगा। ये आपको पता ही है कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ये इनवर्स आप निकाल सकते हैं। इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है मींस डेल्टा a की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे।